Good morning student. Today we are going to discuss regarding the delirium. So first one is introduction. The word delirium means out of one's forum, which refers to the dramatic बिहेवियर चेंजेस दैट द पर्सन में एक्सपीरियंस. मतलब क्या होता है, पर्सनस के बिहेवियर में ड्रामेटिक चेंजेस होता है जो वो पर्सन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है. सम हैव कॉल्ड डिलीरियम ब्रेन फेलियर और बिकॉज इट मेनी रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ कॉज सच एज हार्ट फेलियर डज इन कार्डियक हेल्थ. मतलब क्या बोल रहा है, कुछ लोग ये इसको क्या नाम से बोलते हैं, ब्रेन फेलियर बोलते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस होता है. ठीक है. और कुछ कभी कभी किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट फेलियर को भी रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है डेफिनेशन. डिलीरियम इज अ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब जो आपका कॉन्शियसनेस क्या है, आप अपने प्लेस टाइम पर्सन से अवेयर रहते हैं, आपको अपना नाम पता रहता है. तो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस जो है आपका उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है. फिर डिलीरियम इज एक्यूट ऑर्गेनिक कैरेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस इन द परसेप्शन एंड रेस्टलेसनेस. तो क्या बोल रहा है, डिलीरियम एक्यूट ऑर्गेनिक मतलब रिलेटेड टू ब्रेन है ना. तो एक्यूट ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस इम्पेयरमेंट होता है, डिसओरिएंटेशन वही जैसे मैंने बताया कि उसको अपना टाइम प्लेस पर्सन ये कुछ पता नहीं रहता है, एंड डिस्टर्बेंस इन द परसेप्शन एंड रेस्टलेसनेस मतलब वो जो परसीव करता है उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है. मतलब परसीव करता है मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है और अगर कुछ इवेंट्स हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारा चीज़ में डिस्टर्बेंस आता है. और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब एकदम चिड़चिड़ा और मतलब विथड्रॉल एक्टिविटी करने लगता है. फिर इसके क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है मतलब कॉजेज. तो फर्स्ट है वेस्कुलर में आता है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज. वेस्कुलर में आएगा हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज. इन्फेक्शन में आएगा इंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट है नियोप्लास्टिक में स्पेस ऑक्यूपाइजिंग लीजन. देन नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन, क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन और विथड्रॉल इफेक्ट ऑफ सीडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स. तो ये सारे क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, वेस्कुलर, इन्फेक्शियस, नियोप्लास्टिक एंड इंटॉक्सिकेशन. नेक्स्ट है आपका ट्रॉमेटिक में क्या आएगा, सबड्यूरल और एपिड्यूरल हेमेट्रोमा. आपके ब्रेन में ट्रॉमेटिक मतलब क्या होता है, ट्रॉमा होना, इधर आपका सबड्यूरल या फिर एपिड्यूरल हेमेटोमा हो जाना, मतलब ब्लड कलेक्शन, कंट्यूजन हो जाना, लेसिरेशन है ना, पोस्ट ऑपरेटिव एंड हीट स्ट्रोक. ये सारा चीज़ क्या है, कॉज करता है आपका डिलीरियम. नेक्स्ट है आपका विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन में मेन आपका क्या है, थायमिन डेफिशिएंसी. थायमिन देखिए जो अल्कोहल वाले पेशेंट होते हैं उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं. देन इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में डायबिटिक कोमा एंड जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो वो क्या कॉज करता है, डायबिटिक कोमा कॉज करता है एंड शॉक. फिर हाइपरथायराइडिज्म एंड हेपेटिक फेलियर. हिपैटिक फेलियर क्या है, रिलेटेड टू आपका हिपैटिक मतलब क्या होता है, लीवर फेलियर. ठीक है. तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सारे एंजाइम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. देन नेक्स्ट है आपका मेटल्स में हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मैग्नीज, मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स. तो ये सारे क्या होते हैं, आपके कॉजेस ऑफ डिलीरियम होते हैं. देन क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होता है. तो सबसे पहला क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा कॉन्शियसनेस में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है. नेक्स्ट है चेंजेस इन कॉग्निशन मतलब जैसे कि हमारा मेमोरी, जजमेंट, ये सारा हमारा क्या होता है, कॉग्निशन होता है. तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है ना. फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी में बी मैनिफेस्टेड बाय फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंगर, यूफोरिया एंड अपैथी. तो क्या बोल रहा है, इमोशनल मैनिफेस्टेशन होता है जैसे कि आपको अचानक से वो पर्सन फियर में दिखेगा या फिर एंजाइटी या डिप्रेस्ड रहेगा, इरिटेबल रहेगा, एंगर रहेगा, यूफोरिया मतलब माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है. तो ये जो कंडीशन है वो किस में देखा जाता है, ये सारे क्लिनिकल फीचर डिलीरियम में देखा जाता है. ठीक है. और समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट एकदम क्राइंग करने लगता है.
फिर नेक्स्ट तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस टू स्टूपर। मतलब क्लाउडीनेस मीन्स क्या होता है, देखिए क्लाउड मतलब क्या होता है, जैसे बादल आना है ना, तो वैसे ही। तो क्या होता है, समटाइम्स एकदम ड्राउजीनेस हो जाता है, समटाइम्स स्टूपर, और समटाइम्स क्या हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन में क्या होता है, डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग, फोकसिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन। तो जैसे कि फोकस करना, अटेंशन देना, ये सब में क्या होता है, इम्पेयरमेंट आता है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन डिस्टर्बेंस। परसेप्शन डिस्टर्बेंस में क्या होता है, इल्यूजन एंड हालुसिनेशन। इल्यूजन क्या है, फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई। आपका कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसको आप गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं, है ना। और हालुसिनेशन क्या है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको गलत ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, लेकिन पीछे मतलब के देखने से अगर वो व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब ये क्या होता है, हाल्यूसिनेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परसेप्शन डिस्टर्बेंस होता है किसमें, डिलीरियम में। फिर है डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन में क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पेयरमेंट ऑफ रिसेंट एंड इमीडिएट मेमोरी, इंक्रीज रिएक्शन टाइम। तो ये सारा क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन में आता है। फिर है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस में आता है हाइपो और हाइपर एक्टिविटी, एमलेस ग्रोपिंग और पेकिंग एट द बेड क्लॉथ्स एंड इन्हेंस्ड स्टार्टल रिएक्शन। तो ये सारे क्या है, साइकोमोटर आपका एक्टिविटी हाइपो या हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, है ना। तो हमारा क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल स्टेजेस होते हैं ना, 5 स्टेज, है ना। तो जो स्लीप वेक साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, या तो इंसोम्निया हो जाता है, और इंसोम्निया मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप, और डे टाइम ड्राउजीनेस फील करेंगे, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स और नाइट मेरर्स, रात में डरावना सपना देखना, है ना, और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, ऐसा सा अजीब अजीब सा सपना देखना, और स्लीप लॉस हो जाता है। देन नेक्स्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस में डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर एंड इरिटेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका क्लिनिकल फीचर्स है डिलीरियम के। फिर क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन डिलीरियम से अफेक्टेड है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में एनी हिस्ट्री ऑफ हेड इंजुरी और मेनिंजाइटिस। दूसरा है आपका एमएससी लेना पड़ेगा, है ना। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन बोला था तो मेमोरी, है ना, और परसेप्शन में आपको इल्यूजन हालुसिनेशन पता चलेगा, है ना। और क्या पता चल सकता है, मेमोरी में डिस्टर्बेंस है, ठीक, और टाइम प्लेस एंड पर्सन से वो अफेक्टेड है, उसको मतलब क्लाउडीनेस ऑफ मेमोरी हो रहा है ना, तो वो टाइम प्लेस एंड पर्सन से भी डिसोरिएंटेड रहेगा। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें ब्लड ग्रुप, आरएच टाइपिंग, ब्लड ग्लूकोज, कैसे ये कैसे कॉजेटिव फैक्टर। तो जैसे कि कॉजेज में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटिक कोमा हो गया, है ना, और लीवर फेलियर, तो ये सारा चीज़ इन्हीं से पता चलेगा। ब्लड ग्लूकोज हो गया, ईएसआर हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, और यूरिन एग्जामिनेशन, तो इसके थ्रू भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। देन टेस्ट फॉर मेमोरी। टेस्ट फॉर मेमोरी मतलब इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। इमीडिएट में आप कुछ नंबर बोलेंगे, उसको दोबारा काउंट करने के लिए बोलेंगे। फिर रिसेंट में आप कोई डायग्राम दिखा के उसको मेमोराइज करके फिर से वो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। और रिमोट में कोई भी आप वर्ड बोले रहेंगे, उसको 5 मिनट तक वेट करके उसके बाद दूसरे दिन या फिर 5 मिनट बाद उस चीज़ को फिर से कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो ये होता है टेस्ट फॉर मेमोरी। फिर नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, जैसे देखो सीटी स्कैन ऑफ स्कल, एमआरआई, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और ग्राफी और ब्रेन बायोप्सी क्यों करते हैं, क्योंकि काउसेस में हमने देखा है ना कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी होता है और आपका हेमेटोमा की वजह से भी हो सकता है। तो वो सब आइडेंटिफाई कैसे होगा, आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी से हो सकता है और ब्रेन बायोप्सी से हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग डिलीरियम को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस एंड इट्स इमीडिएट करेक्शन
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 50 mg और 50% डेक्सट्रोज IV फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है हमको कि जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसके लिए डेक्सट्रोज दे सकते हैं, है ना, और O2 सप्लाई दे सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए हाइपोक्सिया के लिए O2 सप्लाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 100 mg ऑफ विटामिन B1 IV फॉर थायमिन डेफिशिएंसी। हमने कॉलेज में पढ़ा था ना कि थायमिन की डेफिशिएंसी से भी मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो उसके लिए हम लोग थायमिन क्या देंगे, थायमिन एडमिनिस्टर करेंगे। कैसे, 100 mg, है ना, IV। फिर IV फ्लूइड फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर मे बी सोडियम एंड पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी मतलब कमी है या एक्सेस है, तो कमी है, तो उसको कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, IV फ्लूइड के थ्रू हम लोग एडमिनिस्टर करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक मेजर्स। सिम्टोमेटिक मेजर्स में मतलब जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन्स दे सकते हैं 10 mg डायजेपम और 2 mg लोराजेपम IV। दूसरा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं जिसमें 5 mg हैलोपेरिडोर और 50 mg क्लोरप्रोमाजीन IM में भी गिवन। तो एंटीसाइकोटिक और बेंजोडाइज़ेपिन्स हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो डिलीरियम मैनेजमेंट इंक्लूड सपोर्टिव थेरेपी एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। क्या क्या होता है, सपोर्टिव और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना। तो फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट है। फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन में दिस शुड बी गिवन केयरफुली बिकॉज द पेशेंट में बी अनविलिंग और हाई फिजिकली अनेबल टू मेंटेन और बैलेंस इनटेक। तो फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है, जैसे कि पेशेंट अगर कॉन्शियसनेस नहीं है उसका तो प्रॉपर इनटेक लेगा क्या, नहीं लेगा, है ना, या फिर वो बैलेंस मेंटेन कर पाएगा क्या, नहीं ले कर पाएगा। तो उसको हम लोग को क्या करना है, केयरफुली देना है ना। उसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में एडमिनिस्टर कर दिए तो उससे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा बॉडी में। उसके फिर बॉडी में अगर फ्लूइड एक्सेस होता है तो क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा। फिर पेशेंट को अलग से सिम्टम्स नजर आएंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, ठीक है। फिर द पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अल्कोहल टॉक्सिसिटी और अल्कोहल विड्रॉल थेरेपी शुड इंक्लूड मल्टीविटामिन स्पेशली थायमिन। तो हम ऐसे पेशेंट जिनको जो अल्कोहल लेते हैं तो उनको हम लोग को आगे से क्या करना है, थायमिन को एडमिनिस्टर करना है। फिर है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन क्या होता है, रीओरिएंटेशन टेक्निक एंड मेमोरी क्यूज सच एस कैलेंडर, क्लॉक्स एंड फैमिली फोटोज में भी हेल्पफुल। उसको हम लोग कैसे रीओरिएंट करा सकते हैं, उसकी फैमिली फोटोज से, कैलेंडर से और क्लॉक से। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट को कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं, क्वाइट और वेट लाइटनिंग रखना चाहिए, है ना, ताकि और फैमिली नर्स होना चाहिए और फैमिली लोगों को भी इंकरेज करना है कि पेशेंट से आके उन लोग उनके जो पुराने पास्ट जो भी मेमोरीज है, हैप्पी मेमोरी, वो उससे क्या कर सके, डिस्कस कर सके। नेक्स्ट है आपका फिजिकल रिस्ट्रेंट शुड बी अवॉइडेड। कभी भी किसी भी पेशेंट अगर डिलीरियम में है तो अगर वो काम एंड क्वाइट हो जा रहा है तो उसको फिजिकल रिस्ट्रेंट नहीं करना है। फिजिकल रिस्ट्रेंट हमेशा डॉक्टर के परमिशन एज वेल एज फैमिली के परमिशन को देखकर करना है। देन नेक्स्ट है दिस पेशेंट शुड नेवर लीव अलोन। और ऐसे पेशेंट को कभी अकेले भी नहीं छोड़ना है। क्यों, वो डिप्रेस्ड फ्यूचर में देखे थे ना, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या एंगर में, तो खुद को भी हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन में आएगा न्यूरोलेप्टिक में, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा है क्लोरप्रोमाजीन या हालोपेरिडोल हम लोग 0.5 to 5 mg एडमिनिस्टर कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव्स में लोराजेपम दे सकते हैं जो 0.5 to 2 mg पर ओरली IM और IV। विटामिन में जैसे कि थायमिन दे सकते हैं 100 mg IV फॉलोड बाय 50 to 100 mg पर डे IV और IM। देन साइनोकोबालामाइन 100 mg IM मंथली, है ना, 500 mg पर वीकली दे सकते हैं IV। हम लोग इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसको, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। हम डिलीरियम वाले पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, रिस्क ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर फंक्शन। उनका क्या है, कॉग्निशन एज वेल एज साइकोमोटर जो फंक्शन होती है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ ट्रॉमा होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आइटम्स हैं जो उनके सेफ्टी का है, जो उनके यूज़ का है, उसको सेफ, हाँ मतलब ईजिली अजेजेबल होना चाहिए। देन कीप द डीम लाइट है एट अ नाइट, नाइट में उनको एकदम कम लाइट में आराम करने देना है। देन सॉफ्ट रेस्टलेस रिस्ट्रेन में बी रिक्वायर्ड इफ क्लाइंट इज़ वेरी डिसोरिएंटेड एंड हाइपर एक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड है या एकदम हाइपर एक्टिव है तो उसको सॉफ्ट रिस्ट्रेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट को हमेशा टाइम, प्लेस और पर्सन से हमेशा क्या करना चाहिए, ओरिएंट कराते रहना चाहिए।